दोस्तों एएसएससी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों हम लोग सीटेट सीडीपी जो कि हमारा फरवरी में एग्जाम होने वाला है 2026, उसके बारे में हम लोग तैयारी कर रहे थे। पिछली वीडियो हम लोगों ने अधिगम विकार के विषय में समझा, साथ ही साथ हमने दिव्यांगता अधिकार जो है उसके विषय में समझा, और हमने कई प्रकार के अधिगम विकार को देखा। पिछली वीडियो में मैंने आपको डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया, डिस्प्रेसिया बहुत सारी चीज़ों को बताया। उसमें एक चीज़ मिस हो गई थी जो मैंने आपको पिछली वीडियो में मैंने आपको कमेंट में पिन करके भी रखा है। यहाँ भी हम थोड़ा सा आपको चर्चा करके बता देते हैं। देखिए, एक छोटी सी चीज़ मिस हो गई थी जिसका नाम है डिस्फेजिया। ठीक है, देखिए अब ये क्या बीमारी होती है इसको हम ध्यान समझ लेते हैं। डिस्फेजिया, इसमें देखिए फेज छुपा हुआ है। फेज मतलब फेस, चेहरा। ठीक है, और हम लोग जब भी जैसे हमारे जो एक्सप्रेशन होते हैं बोलने वाले, या जैसे हम लोग कहते नहीं अरे उसकी भाषा बड़ी बेकार, उसका चेहरा देखने का मन नहीं करता, तो इस बीमारी को आप समझिएगा, या ये अक्षमता जिस बच्चे में होती है उसकी भाषा भाषा या आप इसको कहते हैं बोलना, यानी कि वो सही से बोल नहीं पाएगा या वो हकला हकला के बोलेगा। ठीक है, तो बोलने संबंधित बीमारी या कह सकते हैं आपकी भाषा संबंधित विकार जो होता है उसको हम कहते हैं डिस्फेजिया। फेज से आप फेस समझे रहिएगा। ठीक है, ये बीमारी जो थी हमारी मिस हो गई थी, इसको हमने यहाँ पे बता दिया क्योंकि जरूरी है, इसको आप जानते रहिए। क्लियर हुआ? अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने अगले टॉपिक पे चर्चा करते हैं। देखिए, अधिगम विकार के पश्चात अब देखिए ये जो टॉपिक हम आपको समझाते हैं, इन हर टॉपिक से एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, कभी कभी 2 या 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए इन टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से समझना है। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है हमारा शिक्षण विधियां, यानी कि लर्निंग मेथड। ठीक है, लर्निंग मेथड्स। अब देखिए शिक्षण विधियां क्या होती है, हम इसको समझते हैं। ठीक है, शिक्षण विधियां, इनको हम समझते हैं और एक एक को हम देखते हैं ये क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, लर्निंग मेथड्स। अब शिक्षण विधियां की बात करें तो जैसे कौन कौन से तरीके हैं या कौन कौन से उपाय हैं, कौन कौन से रास्ते हैं जिन तरीकों से हम बच्चों को कोई भी मेथड, कोई भी तरीका, कोई भी योजना, कोई भी कार्य अच्छे से सिखा सकते हैं, इनको अगर हम अध्ययन कर लें तो यही हमारा आता है शिक्षण अधिगम विधियों के अंतर्गत। जो भी विधियां हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं इनमें से 2-3 प्रश्न बनते हैं। कभी आपको डायरेक्ट पूछेगा, अगर डायरेक्ट नहीं पूछेगा तो आपसे सवाल देके घुमा फिरा के पूछेगा कि बताइए इस समस्या में टीचर किस विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं, या इस समस्या में बच्चा कौन सी विधि लगा रहा है। तो आपसे सवाल पूछेगा ही पूछेगा। और यहाँ तक कि गणित की साइकोलॉजी, हिंदी साइकोलॉजी, मैथमेटिक्स विज्ञान की साइकोलॉजी, या किसी भी सब्जेक्ट की साइकोलॉजी कह लीजिए, उस दृष्टिकोण से भी शिक्षण जो विधियां हैं या जो लर्निंग मेथड्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो एक एक को हम समझते हैं और उनको बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए समझते हैं। देखिए, अगर हम सर्वप्रथम बात करें तो पहली जो बहुत ही फेमस विधि है उसका नाम है समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। समस्या समाधान विधि, अब ये क्या है इसके विषय हम समझते हैं और इसको हम देखते हैं। देखिए, एक तो ये मार्कर नहीं चलता। देखिए, समस्या समाधान विधि क्या है इसको समझते हैं। देखिए, इसके नाम में ही छुपा है, क्या छुपा है? नाम में छुपा है समस्या समाधान विधि। यानी कि इस विधि में हम सबसे पहले बच्चे के सामने रखते हैं प्रॉब्लम। ठीक है, बच्चे के सामने क्या रखते हैं? बच्चे के सामने हम समस्या रख देते हैं, और समस्या रख के बच्चे को हम थोड़ा सा दे देंगे हिंट। क्या करेंगे? थोड़ा सा दे देंगे हिंट और कहेंगे बच्चा तुम इसको सॉल्व करो। ठीक है, बच्चे के सामने समस्या रख के उसको हम हिंट दे देंगे और कहेंगे बच्चा सॉल्व करो। अब बच्चा क्या करेगा? उसमें अपना दिमाग लगाएगा, अपने आप से ही कार्य करेगा, अपने आप से खोजबीन करेगा, और खोजबीन करके उस समस्या को वो सॉल्व करने का प्रयास करेगा या वो सॉल्व करेगा। तो समस्या समाधान में बच्चा स्वयं कार्य करता है, इसलिए करके सीखने पर इसमें बल दिया जाता है, या करके सीखने पर यह सिद्धांत काम करता है। ठीक है, अगली बात यह है कि इसमें बच्चा खोज करता है। क्या करता है? खोज करता है। ठीक है, तो ये खोजबीन पर भी आधारित है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। स्वयं करेगा, खोज करेगा। अब बात आती है हिंट। इसमें हम हिंट देते हैं, जैसे हमने कह दिया, सिंपल सी बात है, हमने कह दिया कि बेटा ऐसा करो, तुम देखो ये छोटे बच्चे, जैसे मान लीजिए हमने कहा ये सवाल लगाओ, ये सवाल लगाओ तुम और इसको लगा के दिखाओ। ठीक है, मान लीजिए हमने कह दिया ये सवाल है, इसको लगाओ।
अब जो छोटे बच्चे होते हैं उनको नहीं समझ आता कि ये कैसे हम करें। कई बच्चे 7 में 6 घटा देंगे, 1 आ गया, तो उसको हमें बताना पड़ता है। कई बच्चों का आप देखिएगा, आप फेस भी करते होंगे, उनको अगर आप कह देंगे बेटा ये हासिल वाला है, आपने हिंट दे दिया, अब वो लगा लेगा, ठीक है। या एग्जाम्पल समझिए, से आपने कह दिया कि देखो ये सवाल है, इसको तुम हल करो, ये सवाल है, इसको तुम हल करो, इसको हल करके बताओ, लेकिन ध्यान रखना इसमें बॉडमॉस रूल लगेगा। कौन सा रूल लगेगा? बॉडमॉस। आपने उसको हिंट दे दिया बॉडमॉस रूल, अब वो इसको सॉल्व करने का प्रयास करेगा, ठीक है। अब उसको सॉल्व करता जाएगा, वो पहले से जो सीखा होगा खोजबीन करेगा, क्या सर ने कभी ऐसा बताया था? हाँ हाँ बताया था। क्या बताया था? पहले ये करो, पहले ये करो। तो अपने तरीकों को अपना करके वो स्वयं इस सॉल्व को हल करेगा और आपको देगा, ठीक है। तो इस प्रकार की विधि को या समस्या समाधान विधि को हम ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। ऐसी विधि जिसमें बच्चे के सामने एक समस्या रखी जाती है, उसको एक हिंट दिया जाता है, उसके पश्चात बच्चे को छोड़ देते हैं, बच्चा कार्य करेगा, खोजबीन करेगा और उस समस्या को सॉल्व करके आपके सामने लाके रख देगा। क्लियर हो गई बात? अब समस्या समाधान को सॉल्व करने के कुछ तरीके होते हैं। क्या तरीके होते हैं? यानी कुछ स्टेप्स होते हैं। उस स्टेप को फॉलो करने करके ही हम किसी समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे पहला ये है कि समस्या का चुनाव करना। हम बच्चे को क्या करवाना चाहते हैं? गणित संबंधी प्रॉब्लम देना चाहते हैं, या बच्चे को हम कह लीजिए कि मैं इंग्लिश संबंधित प्रॉब्लम देना चाहते हैं, बच्चे को हिंदी संबंधित प्रॉब्लम देना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं? जिस प्रकार की समस्या हम बच्चे को देना चाहते हैं उस प्रकार की हम समस्या को सामने रखते हैं या चुनते हैं, ठीक है। इसके पश्चात अगर आप देखें तो हम समस्या संबंधित, जैसे बच्चे को क्या सॉल्व कराना है, क्या रिजल्ट लाना है, उससे संबंधित हम समस्या संबंधित समस्या संबंधित जानकारी एकत्र करना, ठीक है। अब देखिए, जैसे अगर बच्चा समस्या सॉल्व करना चाहता है तो वो जानेगा पहले ना कि है क्या चीज, क्या हमसे पूछा गया है, इन सब के बारे में अपना जो भी ज्ञान है सबको इकट्ठा करेगा और वो सोचेगा कि यार समस्या तो हमको मिल गया, हमको सर ने दे दिया, तो समस्या का चुनाव उसने कर लिया। अब वो सोचेगा कि इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने उसको दिया है कि वृत्त बनाओ, तो वृत्त के लिए उसको क्या चाहिए? अब वृत्त के लिए ज्योमेट्री बॉक्स खोजेगा, इंची खोजेगा, कंपास खोजेगा, रूल खोजेगा, तो पेंसिल खोजेगा, रबर खोजेगा, तो बनाएगा। तो वो समस्या संबंधित जानकारी को इकट्ठा करेगा। कभी कभी आपसे स्टेप पूछ लेता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पूछेगा तो गड़बड़ा जाएगा, या आपको 5-6 स्टेप देगा, कहेगा उसको कम से लगाइए, तो लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब समझिएगा, इसके पश्चात बच्चा क्या करता है? समाधान या समाधानों का मूल्यांकन। अब ये समाधानों का मूल्यांकन क्या है समझिए। समाधानों का मूल्यांकन ये है, मान लीजिए उसको ये दिखा कि 3-4 तरीके हैं, इन 3-4 तरीकों से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बच्चों को लगा हम ये तरीका अपनाएंगे तो सॉल्व कर लेंगे, ये भी अपनाएंगे तो भी सॉल्व कर लेंगे, ये भी अपनाएंगे तो भी सॉल्व कर लेंगे। अब हम करें क्या? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए अगर बच्चे का ये घर है, ये स्कूल है, उसके पास एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, तो वो सोचेगा ना कि किस रास्ते से हम जाए, तो जो उसको सुगम पड़ेगा वही वो चुन लेगा। तो सेम चीज यहां भी होती है। समस्या समाधानों का पहले मूल्यांकन करेगा, फिर केवल एक समाधान को चुनेगा। समाधान का चुनाव और लागू करना। अब देखिएगा, अब उसको लगा कि ये हमारे लिए प्रॉब्लम सॉल्व का मेथड अच्छा है, उसको चुनेगा और वो अप्लाई कर देगा, ठीक है। समस्या सॉल्व करने के लिए अपना वो मेथड चुना, चुनने के बाद अब वो उसको अप्लाई कर दिया, ठीक है। अप्लाई करने के पश्चात अब वो देखेगा कि हमको क्या रिजल्ट मिला, यानी कि परिणाम का मूल्यांकन करेगा। परिणाम का मूल्यांकन करेगा कि हमने जो प्रॉब्लम लिया था उस प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमने ये लिया। जैसे सिंपल सी बात है, आपके सामने सीटेट है। अब सीटेट को करने के लिए आप क्या करेंगे? पहले आपके पास समस्या आ गई सीटेट, ओके, फिर इसके बाद में आप उसके इससे संबंधित जानकारी प्राप्त, अच्छा रुकिए पहले पूरा बता, फिर आपको एक ही एग्जाम्पल सब समझा देंगे, ठीक है। देखिए, मूल्यांकन करने के पश्चात अब बच्चा क्या करेगा? रिजल्ट का या
समाधान का, कहीं आप समझ जाइएगा, समाधान का या समाधान को पुनर्परिभाषित करेगा। पुनर्परिभाषित करेगा, परिभाषित मतलब अपने हिसाब से वो उसको बताएगा और पुनर्विचार करेगा, पुनर्विचार करेगा। ठीक है, ये कुछ स्टेप हैं जिसको फॉलो करके हम समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इसका एग्जांपल, देखिए समस्या समाधान विधि को क्या कहते हैं। इसमें समस्या रखी जाती है और बच्चे को स्वयं करके, बच्चा यानी करके सीखता है या करके प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। समस्या समाधान विधि में हम कुछ स्टेप को फॉलो करके ही आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर आपके पास सीटेट एग्जाम है तो ये आपकी हो गई समस्या। आपके पास समस्या आ गई कि सीटेट एग्जाम को पास करना है। अब आप क्या करेंगे, समस्या आपके पास आ गया सीटेट। अब आप सीटेट संबंधी जानकारी एकत्रित करेंगे, कितने विषय होते हैं, कितने विषय से कितना नंबर आता है, कौन सा पेपर क्या होता है, कौन सा सब्जेक्ट लें हम, क्या करें क्या ना करें। ठीक है, तमाम प्रकार की चीजें हो गई। तो ये समस्या संबंधी जानकारी आप ले लेंगे। फिर समाधानों का मूल्यांकन। अब आप सोचेंगे कैसे पढ़ें, बुक्स से पढ़ें, प्रीवियस ईयर के पेपर से पढ़ें, किसी टीचर से पढ़ें, ऑनलाइन क्लास परचेज कर लें। तो ये सब समाधानों को आप इकट्ठा करेंगे। उनमें से कोई एक आप चुनाव कर लेंगे कि हाँ ये मेरा प्राइमरी रहेगा, हम यूट्यूब से पढ़ेंगे, बाकी अदर हम करते रहेंगे। तो आपने चुनाव भी कर लिया। चुनाव के पश्चात अब आप उसको लागू कर देंगे, पढ़ने लिखने लगेंगे। पढ़ने लिखने के बाद आपका एग्जाम हुआ, आपका रिजल्ट मान लीजिए आ गया 115 नंबर। अब 115 नंबर आया तो फिर आप सोचेंगे 115 ही क्यों आया, हो सकता है हम यूट्यूब के साथ साथ किसी और सर का क्लास ले लिए होते तो शायद हमारा रिजल्ट अच्छा आता, या हमने ये चीजें मिस कर दी, हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं लगाए, नहीं तो मेरा और अच्छा रिजल्ट आता। तो अब आप समाधान को आपने कर लिया है, लेकिन उसको और बेटर कैसे बना सकते हैं उस पर आप विचार देंगे, जो कि यहाँ पे परिभाषित किया जाता है। क्लियर। तो ये हो गई हमारी समस्या समाधान विधि। क्या हो गई, समस्या समाधान विधि, जिसमें हम लोग समस्या को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कौन कौन से स्टेप फॉलो कर सकते हैं, इसको मैंने आपको बता दिया। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और कुछ चीजों को समझते हैं। देखिए इसी से संबंधित, अब देखिए ये टॉपिक यहाँ क्लियर हो चुका है, लेकिन एक शब्द आ गया था अनुक्रिया समुच्चय। अब ये क्या है समझिएगा। अनुक्रिया समुच्चय आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, थोड़ा सा इसको हम सिंपल कर देते हैं। सिंपल इसका यह है कि रेस्पॉन्स सेट, ये क्या है, रेस्पॉन्स सेट क्या है। अनुक्रिया समुच्चय वो है, जैसे इसमें क्या होता है ना कि बच्चा एक ही प्रकार से या एक ही तरीके से समस्या को सॉल्व करने लगता है, समस्या को सॉल्व करने लगता है और कर नहीं पाता। एक ही तरीके से समस्या हल करता है बट वो फेल होता जाता है, लगातार वो फेल होता जाता है, और फेल होने के कारण वो अटक जाता है। क्या होता है, अटक जाता है। तो इस प्रकार की स्थिति को या इस प्रकार के कंडीशंस को हम क्या कहते हैं, अनुक्रिया समुच्चय। अनुक्रिया समुच्चय। तो उससे पूछा था कि समस्या समाधान विधि में जब बच्चा बार बार या लगातार एक ही तरीके से फेल हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं, अनुक्रिया समुच्चय। क्लियर, मतलब समझ में आया। जैसे आप यूट्यूब से वीडियो देख रहे हैं, आप लगातार यूट्यूब से पढ़ाई कर रहे हैं, आप 2 3 बार 4 बार हर बार सेट में फेल हो जा रहे हैं, तो गड़बड़ है ना। तो इस समुच्चय को हटाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। अभी जैसे आप अटके हैं, 2 बार 3 बार आपने एग्जाम दिया, हर बार आप एग्जाम में फेल हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप रेस्पॉन्स सेट में फंस चुके हैं। अब इस रेस्पॉन्स सेट को कम करना है, यानी कि अनुक्रिया समुच्चय को कम करना है। तो रेस्पॉन्स सेट को कम करना है। देखिए ध्यान समझिएगा, रेस्पॉन्स सेट मतलब एक ही तरीका अपनाना। तो अब आप करेंगे क्या, अब आप बहुत सारे तरीके अपनाएंगे समस्या को सॉल्व करने के लिए, या आप कह लीजिए एग्जाम को पास करने के लिए। ठीक है, बहुत सारे तरीके में क्या आएगा, अब आप सीटेट पास करने के लिए पेपर देखेंगे, 2 लोगों की राय लेंगे, अपना आप प्रैक्टिस करेंगे, मॉक टेस्ट देंगे, और कोचिंग ज्वाइन करेंगे, ट्यूशन ज्वाइन करेंगे, या आप यूट्यूब देखेंगे। तमाम प्रकार के तरीकों को अपनाएंगे, किस लिए, केवल सीटेट पास करने के लिए। अर्थात जब किसी समस्या को या जब किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के अनेक तरीके आपके पास हों, या आप अनेक तरीके से आप सोचने लगे, जैसे ये प्रॉब्लम हुई, इसको सॉल्व करने के लिए आप ए तरीका, 2 तरीका, 3 तरीका, 4 तरीका, 5 तरीका, 6 तरीका, 7 तरीका, कई तरीकों से सोचने लगते हैं। इसी को कहते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी कि अपसारी चिंतन। अभी नहीं, अपसारी चिंतन।
अपसारी चिंतन, जो विज्ञान पढ़ेंगे वो समझ रहे होंगे कि अपसारी मतलब क्या होता है। अपसारी चिंतन या इसको कहते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग, ठीक है। अब डाइवर्जेंट थिंकिंग के द्वारा बच्चा क्या करेगा, एक ही समस्या को अनेक प्रकार से सॉल्व करने का प्रयास करेगा, और जब अनेक प्रकार से सॉल्व करने का प्रयास करेगा तो रिस्पॉन्स सेट खुद ही समाप्त हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं अपसारी चिंतन, ठीक है। तो समस्या समाधान विधि में अनुक्रिया समुच्चय या रिस्पॉन्स सेट को कम करने के लिए डाइवर्जेंट थिंकिंग या अपसारी चिंतन की आवश्यकता पड़ती है। इस चीज को आप ध्यान रखे रहिएगा, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखे रहिएगा, ये बहुत जरूरी है। ये टॉपिक या ये टर्म आपसे छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। एक चीज ध्यान रखे रहिएगा। एक चीज और होता है समस्या समाधान में ना, हम इसमें शुरू से पीछे की ओर चलते हैं, आरंभ से पीछे की ओर चलते हैं। कैसे? जैसे देखिए, अगर आपको सीटेट एग्जाम देना है तो आप पहले ये मत करिए कि 2011 का पेपर सॉल्व करें, फिर 12 का, फिर 13 का, फिर 14 का, ना ना, आप 2024 का सॉल्व करिए, 2023 का कीजिए, 22 का कीजिए, 21 का कीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन का लेवल कितना हार्ड है। अगर आप शुरू से करते हुए आएंगे तो आप ढीले पड़ जाएंगे, अरे इतना सरल है, क्योंकि 2011-12 के पेपर बहुत सरल हैं, तो आपका वहाँ क्या होगा, आपका जो कॉन्फिडेंस है ओवर कॉन्फिडेंस चला जाएगा और आप गड़बड़ हो जाएंगे। इसीलिए हमेशा ये कहता है कि आगे से पीछे की ओर चलो। तो आरंभ से पीछे की ओर या बैकवर्ड वर्किंग थ्योरी किसमें लगती है, वो लगती है समस्या समाधान में। क्लियर? ये हो गया हमारा समस्या समाधान विधि। अब इस समस्या समाधान विधि से संबंधित कोई क्वेश्चन आएगा आप आराम से उड़ा देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और हम दूसरी विधि पे चर्चा करते हैं। देखिए, अगला हमारा है आगमन विधि। आप समझिएगा, देखिए हर एक विधि को हम चर्चा करेंगे, कोई भी विधि आज छूटेगी नहीं, सबको हम अच्छे से निपटाएंगे। देखिए, बात करें आगमन विधि की, तो आगमन विधि कहता है कि भैया इसमें हम उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं, या उदाहरण से नियमों का सत्यापन किया जाता है, या उदाहरण से नियमों का स्पष्टीकरण होता है, या उदाहरण दे करके नियम के द्वारा हम समस्या को हल करते हैं, ठीक है। हल का प्रयास, देखिए ध्यान समझिएगा, उदाहरण से नियमों के प्रयोग से, या छोड़िए, उदाहरण से नियम द्वारा हल का प्रयास। आप समझिएगा क्या, जैसे ध्यान समझिएगा, इसमें क्या होता है, जैसे हमको सिखाना है बच्चों को कि देखो बच्चे, ये हम आज पढ़ेंगे सेब के बारे में, ठीक है। किसके बारे में? सेब के बारे में। तो अब आप कक्षा में सेब लेके आइए, अब सेब दिखाई दो, बेटा क्या है ये? सेब है। अच्छा, हाँ सर सेब है। फिर बताइए कि सेब में क्या होता है, कैसे कैसी चीजें होती हैं, सेब से खाने समय क्या मिलता है, रोज सेब खाना नहीं खाएंगे तो क्या होगा। अब आप बात को समझिएगा, अगर आप सेब पढ़ा रहे हैं, अगर आप आम लेके आएंगे तो बच्चा तुरंत टोक देगा, नहीं नहीं सर ये तो आम नहीं है, ये तो सेब नहीं, ये तो आम है। तो आप कहेंगे कैसे, ये तो सेब है, कहेगा नहीं नहीं गलत बात है, गलत, ये आम है, हमने आम देखा है। तो कहने का अर्थ ये है, जब बच्चे को आप उदाहरण देंगे, उदाहरण द्वारा चीजों को जब बताना शुरू करेंगे तो बच्चा बेहतर तरीके से सीखेगा। और इस विधि में या इस विधि से हम बच्चे को बेहतर तरीके से सिखा सकते हैं। आगमन मतलब यही होता है, बच्चे को सबसे पहले उदाहरण दीजिए, उदाहरण देने के पश्चात बच्चे को आप सिखाइए, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें उदाहरण कह लीजिए, अनुभव कह लीजिए, या प्रयोग कह लीजिए, इन सब का ज्यादा प्रयोग होता है। जैसे आपको कुछ सिखाना है, कोई प्रैक्टिकल कराना है, तो आप पहले प्रयोग कर दीजिए, देखो बेटा ऐसे होता है, अब तुम करो। तो आपने उसको पहले करके दिखाया, अब वो कर रहा है, ठीक है। तो यह विधि या आगमन विधि में हम उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं। किसी नई चीज को बताने के लिए सबसे पहले हम उदाहरण देते हैं। जैसे आपको बताना है त्रिभुज, तो त्रिभुज मत बताइए, बेटा ऐसे दिखाइए। अच्छा बेटा ऐसे क्या होता है, तो बताएगा सर, कुछ तो बताएगा, नहीं बता पा रहे छोड़िए, आप ले जाइए कक्षा में समोसा, बेटा ये कैसा है, इसको बना के दिखाओ, तो इसको ऐसा रख दीजिए, समोसा रख दो बेटा, ऐसे से करो, ये कैसा बन गया, ऐसा बन गया सर। अच्छा ऐसा और क्या देखे हो, तो 4-5 एग्जाम्पल बताएगा। फिर आप उसको बताइए, बेटा इसको कहते हैं त्रिभुज, ठीक है। तो उदाहरण से नियम की ओर चलने वाला तरीका, या उदाहरण से अगर आप पढ़ाना शुरू कर रहे हैं फिर आप तथ्यों पे जा रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं आगमन विधि, ठीक है। आप समझिएगा, इस विधि में ध्यान समझिएगा,
देखिए इस विधि में उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं, उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं, यानी कि पहले आप उदाहरण देंगे फिर नियम के विषय में बताएंगे। इस विधि में विशिष्ट से सामान्य की ओर चलते हैं। अब देखिए ये क्या है, विशिष्ट से सामान्य की ओर क्या है इसको समझते हैं। सामान्य की ओर, देखिए विशिष्ट से सामान्य की ओर मतलब ये है, पहले आप बच्चे को बड़ी बड़ी जानकारी दे देंगे। जैसे बड़ी बड़ी जानकारी मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए हमने कह दिया बेटा क्या है, मार्कर है। अच्छा बेटा जानते हो मार्कर बना किसका है, प्लास्टिक का। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर इसका रिबन भरा हुआ है। उसमें क्या है, स्याही भरी हुई है। स्याही कैसे बनती है, ऐसे बनती है। स्याही किस कलर की है, नीले कलर की। कहने का मतलब पहले मोटी मोटी जानकारी दे दीजिए फिर उसको डिटेल में जाइए। तो विशिष्ट से सामान्य की ओर, ठीक है। और बात करें तो इसमें मूर्त से अमूर्त की ओर चलते हैं। मूर्त से अमूर्त की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर चलते हैं। अब देखिए मूर्त से अमूर्त की ओर का क्या मतलब है, फिर वही है। मूर्त मतलब जिसको बच्चा प्रत्यक्ष देख सकता है, उसको फील कर सकता है, सॉरी देख सकता है, उसको टच कर सकता है। लेकिन अमूर्त मतलब जिसको केवल फील कर सकता है, वो इमेजिनेशन कर सकता है, सोच सकता है। जैसे आपने बताया कि बेटा शेर जानते हो, देखा हुआ है शेर तो समझ जाएगा हाँ सर देखे हैं, शेर जानते हैं। अब आप कह दीजिए कि डायनासोर, डायनासोर तो केवल फोटो में देखा है, रियल में देखा नहीं है। तो फोटो के हिसाब से समझ जाएगा अच्छा डायनासोर ऐसा था, सर ने ये कहा था। कहने का मतलब ये मूर्त मतलब जो आसपास चीजें जो प्रत्यक्ष रूप से चीजों को देख पाता हो उसको कहते हैं मूर्त। और अमूर्त मतलब जो चीजें नहीं देख पाता है। तो कोई चीज आपको समझानी है, ताजमहल आपको बताना है, ताजमहल आप दिखा दीजिए फिर उसके विषय में डिटेल जानकारी दीजिए। तो यही है मूर्त से अमूर्त की ओर। सेम इसी पे एक और है प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर मतलब प्रत्यक्ष मतलब पहले सामने लाइए फिर आप उसको बताइए बेटा देखो ऐसे ऐसे है, तब वो उसकी प्रामाणिकता को समझेगा या उसकी वैल्यू को वो समझेगा, ठीक है। अगला है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, अब ये आपको थोड़ा नया लग रहा होगा लेकिन अभी समझाते हैं आप समझ जाएंगे। सब सब इसमें जितने नियम लिखे हैं सबका एक ही मतलब है। स्थूल मतलब होता है बड़ा, या इसको इंग्लिश में कहते हैं माइक्रो। माइक्रो मतलब होता है बड़ा, और सूक्ष्म का मतलब होता है माइक्रो। माइक्रो मतलब छोटा। तो इसमें हम बड़ी चीजों को या बड़े बड़े उदाहरणों से हम छोटी छोटी चीजों को या छोटे छोटे नियमों को बच्चों को सिखाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्थूल से सूक्ष्म की ओर। क्लियर हुई बात है। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे उदाहरण से नियम की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, और उसके बाद में आप देखें प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। और एक आपका और रह गया है लास्ट वाला जो है क्या है वो स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ठीक है। इन सब चीजों को आप ध्यान रखे रहिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए या आप एक चीज और कह सकते हैं, जैसे जब मूर्त मतलब जो सामने हो, प्रत्यक्ष मतलब जो सामने हो, स्थूल मतलब जो सामने हो, ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात से अज्ञात की ओर ये नियम चलता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, ठीक है। क्लियर हो गई। ये हो गई बात किसकी, आगमन विधि की। आगे हम बढ़ते हैं। अगला हमारा है निगमन विधि। देखिए हमने इसको यहाँ पे डिलीट की नहीं किया, बताते हैं क्यों। निगमन विधि, निगमन विधि, इसमें क्या होता है, नि से निगमन, नि से नियम। इसमें पहले नियमों को बताया जाता है और नियमों को बता करके फिर उदाहरण दिया जाता है, ठीक है। नियमों को बता करके फिर उदाहरण दिया जाता है या समस्या को सॉल्व कराया जाता है। जैसे हमने क्या कहा था, समोसा दिखा के आप त्रिभुज के बारे में बता सकते हैं, लेकिन हम कह दें कि बच्चे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो, कहां से निकाल पाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले आपको सूत्र बताना पड़ेगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बेटा सामान्यतः होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो जब आप उसको नियम बता देंगे अब वो सॉल्व कर लेगा। तो ऐसी शिक्षण विधि या ऐसी विधि जिसमें ऐसी शिक्षण विधि या ऐसी विधि जिसमें पहले नियम के विषय में बताया जाता है उसके बाद उदाहरण दिया जाता है, उसको हम कहते हैं निगमन विधि। इसमें चूंकि शिक्षक प्रधान रहता है, पहले आप नियम बताएंगे, तो इस विधि को कहते हैं शिक्षक केंद्रित या टीचर सेंट्रलाइज, ठीक है। शिक्षक केंद्रित आपसे पूछता है तो ऑब्वियस सी बात है इसको कहते होंगे बाल केंद्रित, बिल्कुल। छात्र केंद्रित या बाल केंद्रित होता है आगमन विधि, और निगमन विधि होता है शिक्षक केंद्रित। क्लियर।
जस्ट इसी का अपोजिट है, उदाहरण से नियम, नियम से उदाहरण। अब आप समझ गए होंगे आगे हम क्या करने वाले हैं। देखिए, ये चलता है विशिष्ट से सामान्य की ओर, ये चलेगा सामान्य से विशिष्ट की ओर। क्लियर? ये चलता है मूर्त से अमूर्त की ओर, ये चलेगा अमूर्त से मूर्त की ओर। ये चलता है प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, और ये चलेगा प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर। ठीक है? ये चलता है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, तो ये उल्टा हो जाएगा, ये चलेगा सूक्ष्म से स्थूल की ओर। ये चलता है ज्ञात से अज्ञात, ये चलता है अज्ञात से ज्ञात। ठीक है? अज्ञात से ज्ञात। क्लियर हो गई बात? हमें क्षेत्रफल नहीं पता था, हमने सूत्र लगाया, हमको ज्ञात हो गया। इस चीज को ध्यान रखिएगा। और निगमन विधि को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जब हम छोटे क्लास में थे तो हमको बड़ा एग्जाम में आता था, प्रूफ कीजिए, प्रूफ कीजिए, इसको फाइंड कीजिए, फाइंड कीजिए, इसको निगमित कीजिए, तो हम लोग निगमित करते थे। ठीक है? क्लियर हो गई बात? तो ये हो गई आगमन और निगमन विधि, दोनों के विषय मैंने समझा दिया। ये बाल केंद्रित, ये शिक्षक केंद्रित, उदाहरण से नियम, नियम से उदाहरण, बस उसी का जस्ट अपोजिट। और इन दोनों विधियों को दिया था अरस्तु ने, हालांकि ये नहीं आता है एग्जाम में, लेकिन जानते रहिए दोनों विधियों को दिया था अरस्तु ने। क्लियर हो गई बात? किसने दिया था? अरस्तु ने। हो गया? आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हमने क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया आगमन विधि, हमने पढ़ लिया निगमन विधि। अब हम आगे की चीजों को समझते हैं और उसको बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए, अगला हमारा है निगमन विधि के पश्चात हमने क्या पढ़ा? निगमन विधि। निगमन विधि के पश्चात अगला हमारा जो चौथा है, इसको हम देखते हैं, ये है हमारा विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि। और उसके पश्चात हम पढ़ेंगे संश्लेषण विधि। संश्लेषण विधि। देखिए, समझिएगा, चीजों को ध्यान से समझिएगा, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से। देखिए, बात करें विश्लेषण विधि की, तो विश्लेषण विधि में किसी भी समस्या को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके सॉल्व किया जाता है या हल किया जाता है। ठीक है? कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने आ जाए, जैसे आपने कह दिया कि भैया अब ऐसा करो, एक एग्जांपल बता रहे हैं आपको, मान लीजिए हमने कहा इतना भारी खेत है, इसको भरो। तो भारी खेत आप भरेंगे, मान लीजिए खेत ऊंचा खाला है, तो आप क्या करेंगे? ऊंचा खाला है तो आप क्या करेंगे? इसको आप कई क्यारियों में बांट देंगे, कई क्यारियों में बांट करके हर हिस्से को आप भर देंगे, भर देंगे, भर देंगे, हो गया, पूरा भरा गया खेत। तो किसी भी समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके या छोटे छोटे भाग में बांट करके हल करना या सॉल्व करना क्या कहलाता है? विश्लेषण विधि। ठीक है? विश्लेषण विधि, किसी भी समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके हल करना क्या कहलाता है? विश्लेषण विधि। अच्छा, इन छोटे छोटे टुकड़ों को आप बांटे तो हैं, छोटे छोटे टुकड़ों को आपने बांटा, बांटने के बाद में आपने हल भी किया, हल करने के बाद अगर आप जोड़ देते हैं और आपको एक पूरा रिजल्ट मिल जाता है, उसी को कहते हैं संश्लेषण विधि। बात समझ में आई? आपके पास समस्या आया, आपने उस समस्या को कई टुकड़ों में बांटा, आपने हल कर दिया, ओके, ये हो गया विश्लेषण। हल करने के पश्चात आपने ये देखा कि यार, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको 2 रुपए का, 4 रुपए का, 6 रुपए का लाभ मिला, तो आपको यहाँ से 2 मिला, यहाँ से 4, यहाँ से 6, आपने सबको जोड़ दिया, कितना हुआ? 12 रुपए। तो ये 12 रुपए जो आपने सामूहिक रूप में ले लिया, इसको कहते हैं संश्लेषण। तो किसी समस्या को अनेक टुकड़ों में बांट करके हल करना, विश्लेषण। हल करने के पश्चात उसी समस्या को फिर से जोड़ देना और एक पूरा होल रिजल्ट प्राप्त करना, यानी कि छोटे छोटे टुकड़े या छोटे छोटे समस्याओं को सॉल्व करके बड़ा रिजल्ट प्राप्त करना क्या कहलाता है? संश्लेषण। क्लियर? संश्लेषण से समाहित, विश्लेषण से विखंडन, समझ लीजिएगा। तो जब तोड़ ताड़ के करेंगे तो विश्लेषण, और तोड़ ताड़ को मिला के करेंगे तो संश्लेषण। क्लियर? संश्लेषण विधि और ये विश्लेषण विधि। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगली जो हमारी विधि है वो है प्रोजेक्ट विधि। ये ध्यान रखिएगा, प्रोजेक्ट विधि। अब प्रोजेक्ट विधि को दिया था किसने? दिया था किलपैट्रिक ने। किसने दिया था? किलपैट्रिक। देखिए, समझिएगा, अब प्रोजेक्ट विधि क्या था? जैसे नाम से ही लग रहा है, बच्चे को एक प्रोजेक्ट देके सॉल्व कराया जाएगा, बिल्कुल सही बात है, प्रोजेक्ट विधि में यही होता ही है। देखिए, प्रोजेक्ट विधि में क्या होगा, इसमें बच्चे को एक प्रोजेक्ट दे दिया जाएगा, तुम हल करो।
अब बच्चा अपने अनुभव का प्रयोग करके स्वतंत्र रूप से काम करेगा, ठीक है, स्वतंत्र रूप से काम करेगा और उस समस्या को सॉल्व करेगा अपने अनुभव के द्वारा। प्रोजेक्ट विधि में बच्चा अपने अनुभव के द्वारा समस्या को सॉल्व करेगा और उसको हल करने का प्रयास करेगा। और प्रोजेक्ट विधि में वास्तविकता आधारित होती है। वास्तविकता मतलब ये होता है जो बच्चा करेगा उसका उसको रिजल्ट सामने दिखता रहेगा, ठीक है। प्रोजेक्ट कार्य यही होता ही है, जैसे हम लोग कहते हैं ना प्रैक्टिकल दिया गया है, प्रैक्टिकल मतलब खुद करके दिखाओ, तो ये होता है हमारा प्रोजेक्ट विधि। अपने अनुभव से स्वतंत्र रूप से कार्य करेगा। ध्यान दीजिएगा, समस्या समाधान और इसमें ये दोनों लगभग मैच करते हैं, लेकिन समस्या समाधान में हम समस्या देंगे करो, और प्रोजेक्ट में बच्चे से खुद कहा जाता है प्रोजेक्ट बना के लाओ, ठीक है, तो वो स्वयं से काम करेगा और करेगा। ये करके सीखने बल देता है, ये स्वयं से, यानी कि स्वयं से काम क्या करिए आपने, ये इस बल देता है, ठीक है। इसमें कोई हिंट उंट नहीं दी जाती, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रोजेक्ट विधि। अगला आपका आता है प्रत्यक्ष विधि। ध्यान समझिएगा, प्रत्यक्ष विधि। देखिए प्रत्यक्ष विधि का जब आप इंग्लिश नाम देखेंगे थोड़ा सा आपको और समझ आएगा। ये है डायरेक्ट मेथड। अब ये डायरेक्ट मेथड क्या है इसको ध्यान दीजिएगा। ये पूरी तरह से शिक्षक केंद्रित है। शिक्षक केंद्रित मतलब इसमें टीचर का ज्यादा रोल होता है, शिक्षक केंद्रित। और ये है क्या, हम समझाते हैं। जैसे अब मान लीजिए हमको बताना है मैंगो। अब कोई बच्चा जानता है आम, हमने उसको आम नहीं बताया, हमने सीधा कहा है मैंगो बताओ, मैंगो क्या होता है, बताओ बताओ। अब वो पगला जाएगा, मैंगो, हमें क्या होता है मैंगो क्या होता है, कहने लिखो मैंगो, मैंगो सिर्फ मैंगो। कहने का मतलब ये है कि इसमें हमने डायरेक्ट उसको मैंगो कह दिया, हमने ये नहीं बताया कि बेटा जो आम होता है इसी को मैंगो कहते हैं। कहने का अर्थ ये है जब हम नवीन भाषा को सिखाते हैं, कोई नई भाषा सिखाते हैं बच्चे को, और हम डायरेक्ट सिखाने लगते हैं या डायरेक्ट सिखाने का प्रयास करते हैं, तो इस विधि को हम कहते हैं, कौन सी विधि, इस विधि को हम कहते हैं प्रत्यक्ष विधि। जैसे फॉर एग्जांपल आपको इंग्लिश सीखना है, आपको इंग्लिश नहीं आता, आपको व्याकरण नहीं आता, इंग्लिश का ग्रामर नहीं आता, यानी कि बिना व्याकरण के, बिना व्याकरण के आपको भाषा सीखनी है। क्या सीखनी है, भाषा सीखनी है। तो भाषा, जब कोई नई भाषा बगैर व्याकरण के, बगैर मातृभाषा की हेल्प के सिखाया जाए, उसे हम कहते हैं प्रत्यक्ष विधि या डायरेक्ट मेथड। कैसे, आप केवल ये काम कीजिए, अंग्रेजों के झुंड में या जहां अंग्रेज रहते हैं वहां उठना बैठना शुरू कर दीजिए। महीने 2 महीने में आप भी ओ माय गॉड ये लेफ्ट राइट करने लगेंगे, सारी चीजें आप सीखने लगेंगे। तो कहने का मतलब है वहां कोई सिखाया नहीं, ना मातृभाषा का यूज हुआ, आप डायरेक्ट सुन के सीखने लगे। तो इस मेथड को हम कहते हैं प्रत्यक्ष विधि या डायरेक्ट मेथड। क्लियर। अब डायरेक्ट मेथड आया है तो बस यही आप एक एग्जांपल और पढ़ लीजिए, प्राकृतिक विधि। कौन सी विधि, प्राकृतिक विधि या नेचुरल मेथड। इसमें क्या होता है ना, इसमें मातृभाषा की हेल्प से, मातृभाषा की हेल्प से नई भाषा सिखाते हैं, ठीक है। जस्ट इसी का अपोजिट, नई भाषा सिखाते हैं। क्लियर। ये हुआ प्राकृतिक मतलब नेचुरल तरीका, जैसे सिखाना चाहिए बच्चों को। जैसे बच्चे जब आते हैं विद्यालय में तो अपने गांव की भाषा बोलते हैं, हम उन्हीं की गांव की भाषा को मॉडिफाइड करते 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 उनको खड़ी बोली या शुद्ध हिंदी सिखाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। और फिर उन्हीं भाषा का प्रयोग करते करते हम इंग्लिश सिखाते हैं, जो कि एक जनरल तरीका है, इसीलिए इसका नाम है प्राकृतिक विधि या प्रकृति विधि, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखिए। क्लियर, यहां तक क्लियर है। चलिए अब देखिए ये सब छोटे छोटे हैं, बस इसमें इतना ही समझ। जैसे आपसे सवाल पूछेगा कि किस विधि में मातृभाषा की हेल्प से नई भाषा सिखाई जाती है, प्रकृति विधि। अगला आपका आता है अनुकरण विधि। देखिए ये सिंपल है तो आप जानते होंगे। अनुकरण मतलब होता है पीछे पीछे बोलना या पीछे पीछे चलना। जब हम कुछ चीज का, जैसे हमने कहा कि बेटा हम लिख रहे हैं तुम भी लिखते जाओ, हम ऐसे लिखते जा रहे हैं, बच्चा वैसे लिखता गया। हमने कहा चलो हम बोल रहे हैं तुम भी बोलते जाओ, बोलो हम भारत देश में रहते हैं, तो भी कहेगा हम भारत देश में रहते हैं। बेटे हम कहाँ रहते हैं, भारत देश में। तो हमारा सुन के ही या हमको फॉलो करते ही जब बच्चा टीचर को, शिक्षक को, माता पिता को या किसी को फॉलो करते हुए सीखता है तो उसको हम कहते हैं अनुकरण विधि। क्या कहते हैं, अनुकरण विधि। अगला हमारा लास्ट है व्याख्यान विधि। जैसे कि नाम से ही लग रहा है व्याख्यान विधि। ये विधि भी पूरा क्या होता है, शिक्षक केंद्रित, यानी कि टीचर सेंट्रलाइज होता है, शिक्षक केंद्रित होता है। इसमें टीचर अपने व्याख्यान के द्वारा या बोल बोल करके चीजों को बताता है, ठीक है।
जैसे कि अब अगर देखा जाए तो हम व्याख्यान ही कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं, आप सुनने के लिए तो है नहीं। अब आप सुनेंगे, अगर आप लाइव में होते, जैसे हम कुछ बोल रहे हैं, आप रिस्पॉन्स करते रहते तो समझ में आता, तो वो होता अनुकरण, आप सुन के बोलते जा रहे हैं। लेकिन आप यहाँ सुनने के लिए है नहीं, बाद में आप सुनेंगे, तब तक हम वीडियो रिकॉर्ड कर डाल चुके रहेंगे। तो इसको कहते हैं व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि में बच्चा क्या करता है कि या टीचर मातृभाषा की हेल्प से सिखाते जाते हैं और बच्चे सीखते जाते हैं, उसको उसकी हेल्प से बच्चे को नई नई चीजों को हम बता जाते हैं। तो ये हुआ व्याख्यान विधि। ठीक है, व्याख्यान विधि। तो ये थी हमारी समस्या समाधान, या कर लीजिए आगमन, निगमन, विश्लेषण, संश्लेषण, प्रोजेक्ट, प्रत्यक्ष, प्राकृतिक, अनुकरण और व्याख्यान शिक्षण की सभी विधियों को हमने डिस्कस कर लिया। एक थोड़ा सा और आजकल आने लगा, एक होता है खंडीकरण विधि। खंडीकरण विधि और खंडीकरण और विश्लेषण लगभग एक जैसे मैच करते हैं, लेकिन यहाँ डिफरेंस है। खंडीकरण में ये होता है, जैसे मान लीजिए आपको ये नंबर याद करना होगा, ठीक है, मान लीजिए ये नंबर आपको याद करना होगा। अब इस नंबर को आप नहीं याद कर पा रहे, तो आपने पहले याद कर लिया 987, 711, 256। क्योंकि देखिए कभी किसी किसी बच्चे से मोबाइल नंबर पूछेंगे ना, तो ऐसे ही बताता है, सर 305, 710, 205। यानी कि वो बड़े नंबर को ना याद करके लगातार छोटे छोटे टर्म में याद कर लिया, इसको कहते हैं खंडीकरण। हालांकि ये आपके 10 विधि सब इसमें कवर हो जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हम लोगों ने लर्निंग मेथड यानी कि शिक्षण विधियों को पूरा कवर कर दिया। इससे बाहर आपका एग्जाम में नहीं आता। अब आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, प्रीवियस के सारे क्वेश्चन बनेंगे। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ हो और अच्छे से उनका एग्जाम क्लियर हो। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।